अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा। अपने आप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक युग जो है वो गांधीवाद के नाम से जाना जाता है, गांधी युग के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1919 से लेकर के 1947 तक का टाइम पीरियड जो है वो गांधीयन एरिया कहलाता है, गांधीयन एरा, गांधी युग के नाम से। तो इस प्रकार महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, और इसलिए सबसे अधिक एग्जाम में क्वेश्चन भी जो है वो गांधी जी से रिलेटेड आते हैं। और एग्जाम कोई भी हो, बिल्कुल जीरो से लेकर के बड़ी से बड़ी एग्जाम हो, क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से। तो महात्मा गांधी क्योंकि उसके जीवन परिचय से आते रहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने क्या किया वहाँ से आते हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके अलावा अन्य जो उसकी गैर यानी सामाजिक धार्मिक आर्थिक गतिविधियाँ हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी वाला टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना, कोई भी एग्जाम हो इसको तो पढ़ के जाना ही जाना होता है, क्योंकि पक्का है एक या दो क्वेश्चन तो आना ही आना होता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो हम जो है महात्मा गांधी को अलग अलग भागों में तोड़ करके देखेंगे, उसका सामान्य परिचय, उसकी कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन से समाचार पत्र है, उनको बहुत अधिक उपाधियाँ दी जाती है वो देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में क्या किया, यहाँ प्रारंभ में कौन कौन से सत्याग्रह किए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान इत्यादि अलग अलग एस्पेक्ट में जो है हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपन चलते हैं गांधी जी के बारे में। तो यहाँ से गांधी जी के बारे में हम यही चीज़ें पढ़ेंगे। इतनी बातें जो है हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से अध्ययन करेंगे, इंटरेस्टिंग भी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भी है। जिसमें अपन सामान्य परिचय में गांधी जी की में देखेंगे उसकी कौन कौन सी उपाधियाँ किस किस ने दी है, उसकी कौन कौन सी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, प्रसिद्ध समाचार पत्र है, क्वेश्चन आते रहते हैं बहुत बार। दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी ने क्या क्या किया, दक्षिण अफ्रीका में जब वो गए तो उन्होंने वहाँ क्या क्या किया वो देखेंगे अपन। भारत में आने के बाद गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह कौन से, जैसे चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह, इनके बारे में अपन देखेंगे। फिर असहयोग आंदोलन जो उसका सबसे पहला बड़ा जन आंदोलन था, जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हुआ, वहाँ देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे। फिर देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, जिसने भारतीय आज़ादी को बहुत करीब या बहुत निकट तक पहुँचा दिया भारतीय स्वतंत्रता को। तो इस प्रकार से जो है हम गांधी जी का अध्ययन जो है इतने आलोक में करेंगे, और उसको पार्ट 1, पार्ट 2, 3, पार्ट 3 ऐसा करके पूरा अध्ययन पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आइए अपन चलते हैं बिना किसी देर के सामान्य परिचय में देखते हैं अपन। तो गांधी जी के सामान्य परिचय में, अब सामान्य परिचय में जो है हम क्या क्या देखेंगे कि सामान्य परिचय में उसका जन्म, उसकी मृत्यु, ये नॉर्मली है, यहाँ ना तो कोई एग्जाम में पूछता है, लेकिन बस ऐसे जानकारी के लिए देखेंगे। प्लस उसकी क्या क्या उपाधियाँ थी, कौन कौन सी उपाधि किस किस व्यक्ति ने दी है, ये बहुत बार पूछता रहता है एग्जाम में। उनके समाचार पत्र कौन कौन से थे, ये भी बहुत बार पूछता रहता है। और प्लस उनकी पुस्तकें कौन सी थी, ये भी बहुत बार पूछता रहता है। और पहली बार कहाँ पर कैसे आए, दक्षिण अफ्रीका में कब गए, कौन सी पुस्तक कब लिखी, पहला अधिवेशन कौन था जिसमें भाग लिया, प्लस पहला अधिवेशन जिसमें भाषण दिया, प्रथम जिसने अध्यक्षता की, ऐसे बहुत सारे उनके राजनीतिक गुरु, उनके आध्यात्मिक गुरु ऐसे पूछ लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम सामान्य परिचय में देखेंगे। अब ध्यान रखिएगा, सामान्य परिचय में कोई समझाने वाली बात नहीं है, इसलिए जो चीज़ है उसी को अपन वैसे के वैसे रटना है। सामान्य परिचय में जन्म कब हुआ रटना है, उसमें क्या समझाना, मृत्यु कब हुई रटना है, उसमें क्या समझाना, कौन सी किताब है, कौन सी पुस्तक है, पहली बार कहाँ गए, पहली बार क्या किया, ये सब रटवाने बात है। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है मैंने उसको लिख दिया, बस मैं बोल करके बता रहा हूँ, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर सामान्य परिचय में हम देखें जन्म के बारे में, तो महात्मा गांधी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को जो है गुजरात के पोरबंदर में हुआ। फिर जो है महात्मा गांधी की मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हो गई। नाथूराम गोडसे ने जो है उनको गोली मार दी और उनकी मृत्यु हो गई, जो समाधि उनकी कहाँ पर है, दिल्ली में। फिर गांधी जी जो है उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा प्राप्त की, बैरिस्ट्री मतलब वकालत की परीक्षा प्राप्त की, वकालत की डिग्री ली, और इसके लिए वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में वो कब से कब तक रहे, 1888 से लेकर के 1891 के बीच में, 1888 में गए और 1891 वहाँ तक वो इंग्लैंड रहे और उन्होंने वकालत की डिग्री ली। 1891 के बाद में वो भारत आ गए। भारत में 2-3 साल तक बम्बई में और राजकोट में उन्होंने वकालत किया, लेकिन वो उसके बाद में यहाँ से 1893
1893 में जो है वो कहाँ चले गए, दक्षिणी अफ्रीका। तो फिर 1893 से लेकर के और 1800 जो है वो 1893 से लेकर के 1915 के बीच में जो है वो गांधी जी कहाँ रहे, दक्षिणी अफ्रीका में रहे। तो ध्यान रखना वहां उन्होंने क्या क्या किया उसको अलग से देखेंगे अपन। तो पहले यहां तक देखते हैं फिर आगे चलेंगे अपन, 2 लाइन देखते हैं फिर आगे। इसमें समझने की बात नहीं है, इसलिए मैंने जो बोला वो चीजें यहां लिखी हुई मिलेगी आपको, सिर्फ रटना आपको। जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ। मृत्यु 30 जनवरी 1948 दिल्ली में जो है वो उनकी समाधि भी है, और प्लस उनको नाथुराम गोडसे ने गोली मार दी। गांधी जी ने इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की परीक्षा ली। तो बैरिस्ट्री की परीक्षा जब वो लेने गए तब 1888 से 1891 के बीच में वो इंग्लैंड में रह करके पढ़ाई की उन्होंने, यानी कि उसका इंग्लैंड का दौर क्या रहा, ये रहा, ठीक है। फिर वहां से आगे फिर वो दक्षिण अफ्रीका गए 1893 से 1915, यानी कि ये दौर जो है उनको कहा दक्षिण अफ्रीका का रहा। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इस डेट से इस डेट तक इंग्लैंड गए तो भारत नहीं आए, नहीं ऐसा नहीं है, भारत आए, बीच बीच में आते रहे हो। और यहां अगर वो दक्षिण अफ्रीका गए इसका मतलब नहीं है कि वो भारत नहीं आए, नहीं भारत आते रहे, लेकिन ये टाइम पीरियड उसने अधिकांशतः दक्षिण अफ्रीका में बिताया, ये टाइम पीरियड उसने अधिकांशतः इंग्लैंड में बिताया। इसलिए कहा जाता है कि इंग्लैंड का टाइम पीरियड ये और दक्षिण अफ्रीका का ये। तो आपको हल्की इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से आगे अपन। अभी सिर्फ मैंने बताया मोटी मोटी बात, ताकि आपको एक खाका बन जाए पहले कि गांधी जी कहाँ कहाँ क्या क्या किया था, वो वाला जो है। फिर आगे चलते हैं अपन। गांधी जी की उपाधि, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ सुन लीजिए, अभी मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। तो सबसे अधिक उपाधियां शायद गांधी जी को ही मिली हुई है, बहुत अधिक उपाधियां दी गई है। अब मैं एक एक करके जब अपन आगे पढ़ेंगे गांधी जी तब वहां 1 बाय 1 आती जाएगी, लेकिन क्योंकि उनको एक जगह मैंने कलेक्ट किया है उनके बारे में, तो देखते हैं कौन कौन से। गांधी जी को जो है वो बापू भी कहा जाता है। बापू, बापू के नाम से बहुत सारे लोग उसको संबोधित करते थे। और बापू की उपाधि ऐसा कहा जाता है कि पहली बार उनको जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी। तो पंडित नेहरू ने जो है उनको बापू का, उसके बारे में बापू का उपाधि जो है प्रचलित हो गई। महात्मा की उपाधि, तो महात्मा की उपाधि जो है उनको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई, जब उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया तब जाकर के, देखेंगे आगे अपन। तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। फिर उसको जो है राष्ट्रपिता की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस ने दी, जब वो रेडियो का प्रसारण कर रहे थे वहां जापान जर्मनी से, तब जाकर के जो है उन्होंने उसको राष्ट्रपिता कहा। तो राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई। फिर जो है एक है जादूगर, तो जादूगर की उपाधि जो है उनको बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन गए थे बाद में वो, और प्रधानमंत्री। उसके बाद में उन्होंने जो है अब्दुल मुजीबुर रहमान, तो मुजीबुर रहमान ने जो है उनको जादूगर कहा कि ये जादूगर है महात्मा गांधी को। फिर महात्मा गांधी को मलंग बाबा भी कहा जाता है, कहीं कहीं किताबों में मंगल बाबा लिखा हो, मंगल बाबा नहीं हो, मलंग बाबा, मस्त मौला होने के कारण, निष्फिक्र होने के कारण। तो वो भी देखेंगे आगे अपन, लेकिन उसका जिक्र यहाँ किया है। मलंग बाबा, वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये उपाधि दी, जिसको अपन सीमांत गांधी कहते हैं। तो उन्होंने जो है मलंग बाबा की उपाधि दी खान अब्दुल गफ्फार खान ने, देखेंगे इसको आगे डिटेल से अपन। फिर इसके अलावा गांधी जी को जो है वो अर्धनग्न फकीर, कहीं कहीं आता है देशद्रोही फकीर, तो दोनों का मतलब ध्यान रखना एक ही है। कुछ किताबों में थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए 2 अलग अलग लाइनें लिख रखी है। इन दोनों में नाम आता है एक तो विंस्टन चर्चिल का, और एक नाम आता है फ्रैंक मोरिस का। तो ध्यान रखना दोनों में से जब एग्जाम में आता है तो एक ही आता है, कभी भी दोनों नहीं आए ऑप्शन में। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, वैसे तो आपको मानना आंसर विंस्टन चर्चिल को, कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा, वो थे कौन, विंस्टन चर्चिल। हालांकि मोरिस का नाम भी आता, तो मोरिस ये थे कि मोरिस विंस्टन चर्चिल के जो है एक तरह से लिखने वाले थे। तो उन्होंने जब विंस्टन चर्चिल ने जो बात की उसी को लिखा, तो कई किताबों में लिखा हुआ कि फ्रैंक मोरिस ने भी किया। तो कोई नहीं, आपको पहली बात तो मैंने बताया दोनों नहीं आएंगे, दोनों आएंगे तो एक को मानना विंस्टन चर्चिल को। तो अर्धनग्न फकीर, देशद्रोही फकीर है किसने कहा, ये विंस्टन चर्चिल ओब्लिक फ्रैंक मोरिस ने कहा। फिर गांधी जी को वन मैन आर्मी भी कहा जाता है, वन मैन आर्मी। ये कहा लॉर्ड माउंटबेटन ने, कि जब भारत आजाद हुआ और भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान और भारत में, तब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए बहुत ज्यादा। तब गांधी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, और उस हिंदू मुस्लिम दंगों को कोई रोक नहीं पाया, सेना भी नहीं रोक पाई, हजारों लाखों लोग मारे गए, हिंदू और मुस्लिम दोनों। उस दंगों में जो है गांधी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो पैदल घूम रहे थे और दंगाइयों को रोक रहे थे। तो जब माउंटबेटन ने देखा कि सेना जो काम नहीं कर पा रही, वो गांधी जी कोशिश कर रहे हैं,
तो इसलिए उनको कहा वन मैन आर्मी। अगर कोई व्यक्ति है आर्मी का भूमिका निभा रहा तो अकेले व्यक्ति है गांधी जी, इसलिए वन मैन आर्मी की उपाधि जो है उनको किसने दी है, लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया। इसलिए इसके अलावा जो है वो गांधी जी को अलग अलग जो है नाम से भी बोलते हैं, केसरी हिंद। तो केसरी हिंद की उपाधि जो है उनको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है वो ब्रिटिश सरकार ने दी, क्योंकि उन्होंने भारतीयों से अपील की थी कि हम प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो, तो सहायता की थी शुरू में गांधी जी ने अंग्रेजों की। इसलिए केसरी हिंद की उपाधि जो है उनको किसने दी है, अंग्रेजों ने दी है, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने दी है। फिर गांधी जी को जो है भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। तो भर्ती करने वाला सार्जेंट उनके विरोधी कहते हैं, उनके आलोचक कहते हैं कि जब वो प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ पर आए तब उन्होंने भारतीयों से अपील की कि हमको जो है वो क्या करना चाहिए, अंग्रेजों को सहयोग करना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध में। तब जो उसके आलोचक थे उन्होंने कहा कि तो भर्ती करने वाला सार्जेंट है, मतलब एजेंट है, इसलिए जो भर्ती करने वाला सार्जेंट भी उनको कहा जाता है। किसको, महात्मा गांधी को। तो इतनी उपाधियां जो है वो महात्मा गांधी को दी गई है। इसके अलावा मैन ऑफ लेटर्स, क्योंकि सबसे अधिक उन्होंने पत्र लिखे इसलिए उसको मैन ऑफ लेटर भी कहा जाता है, मैन ऑफ लेटर्स जो है। तो ध्यान रखना इतनी सारी उपाधियां जो है वो महात्मा गांधी को दी गई है। आपके एग्जाम में कोई सी भी छोटी एग्जाम हो बड़ी एग्जाम हो, एक एक लाइन में पूछ सकता है कि ये उपाधि उसको किसने दी है। प्लस ऐसा भी पूछ सकता है, इधर दे देगी उपाधियों का नाम और इधर दे देगा जो है उनकी जिसने उपाधि दी हो, और कहेगा कि मिलान कीजिए कौन सी उपाधि कहाँ दी है। ठीक है, तो इसको देखिए जो मैंने बोला, बस इसको दोबारा नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि वही चीज़ है, उसमें टाइम अपना खराब होगा, इसलिए नहीं तो बाकी मैं उसको लिख देता। ये सारी उपाधियां महात्मा गांधी, और सारी अपने आप में दी मोस्ट है। कोई ऐसा नहीं कि ये मोस्ट है या नहीं है, नहीं, कोई से भी एग्जाम में कोई सी पूछ सकता है। तो ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए महात्मा की उपाधि जो उनको रविंद्रनाथ टैगोर ने कब कहाँ दी वो देखेंगे अपन बाद में। जब जब महात्मा गांधी पढ़ते चलेंगे तब तब अपने आप ही ये सारी नाम आते चलेंगे अपने आप ही। जब जिस समय जो उपाधि दी है वो आ जाएगा अपने आप ही। तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी है चंपारण सत्याग्रह के दौरान। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी है जब वो जर्मनी जापान में थे तब जाके। मलंग बाबा उनको अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, उन्होंने उपाधि दी। जादूगर मुजीबुर रहमान ने जो है उनको क्या कहा, मुजीबुर रहमान ने जो है उनको जादूगर कहा। क्यों कहा ये सब आगे देखेंगे अपन। देशद्रोही फकीर या अर्धनगर फकीर, चर्चिल, और ओब्लिक करके मैंने फ्रैंक मोरिस किया। तो ध्यान रखना कभी भी दोनों एक साथ नहीं आएंगे, किसी भी हालत में नहीं आएंगे, तो इसलिए दोनों में से जो भी आए उसको मान लेना। और अगर बाय द वे दोनों आ भी जाए तो फिर आपको चर्चिल को मानना है, मुख्य रूप से चर्चिल को मानना कि देशद्रोही फकीर अर्धनगर फकीर किसने कहा, चर्चिल ने कहा, जब वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे तब। आगे देखेंगे अपन। वन मैन आर्मी किसने कहा, माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको वन मैन आर्मी कहा जब दंगे हुए थे तब। केसरी हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दी, तो केसरी हिंद की उपाधि दी। भर्ती करने वाला सार्जेंट, इसके आलोचकों ने कहा जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनको, जब इन्होंने भारतीयों से अपील की कि हम प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करें, तब इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। बापू, पंडित नेहरू ने, वैसे तो जनता इसको बापू कहा करती थी, लेकिन माना जाता है कि पंडित नेहरू ने उस बापू शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। और फिर इधर मैंने लिख रखा मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि सबसे अधिक पत्र लिखे उन्होंने, व्यक्तिगत पत्र बहुत सारे, अंग्रेजों को भी लिखे, लॉर्ड माउंटबेटन को, भारतीयों को भी लिखे, इसलिए उसको मैन ऑफ लेटर्स भी कहा जाता है। भी क्वेश्चन पूछा गया कि मैन ऑफ लेटर्स किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता को कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो ध्यान रखना ये कुछ उपाधियां हैं, ये ऐसे भी आ सकती है, इधर नाम और इधर उपाधि, मिलान वाला, और एक एक लाइन में भी आ सकती है। तो ध्यान रखना, इसको बहुत मोस्ट करके देख लेना आप। अब आगे चलते हैं अपन गांधी जी की पुस्तकों के बारे में। अब देखिए गांधी जी की पुस्तकें, ये भी महत्वपूर्ण है कि गांधी जी ने वैसे तो जो है वो गीता बोध, गीता माता, गीता रहस्य, ये गीता के नाम से पुस्तक लिखी। तो गांधी जी की ये पुस्तकें हैं, मैं बता देता हूँ पहले। एक तो है गीता बोध, वैसे लिखी हुई है ये अपने आप ही, गीता बोध, गीता माता, गीता माता और गीता महिमा, गीता महिमा, ये गांधी जी की पुस्तक है। एक तरह से उन्होंने अपने खुद के संदर्भ में कुछ संज्ञान लिखा था, इसलिए उन्हीं को गीता माता, तो इस तरह से नाम अगर आ जाए गीता बोध, गीता माता, गीता महिमा, तो ये गांधी जी की पुस्तक है। अब जो आगे वाली है वो तीनों महत्वपूर्ण है गांधी जी की पुस्तकें जो है, जिनमें एक है हिंद स्वराज्य, एक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और एक जो है वो है इंडिया माई ड्रीम।
मेरे सपनों का भारत। ये 3 पुस्तकें उसकी महत्वपूर्ण है और क्रम से मैं लिख रहा हूं और कब प्रकाशित हुई वो लिख रहा हूं, ताकि आपको जो है एग्जाम में कभी कभार उनका क्रम भी पूछ लेता हूं, ठीक है। तो उसको और कौन सी भाषा में ये भी देख लेता है। तो एक तो है उसकी हिंद स्वराज्य, उनकी पहली पुस्तक है हिंद स्वराज्य, ध्यान रखना। और हिंद स्वराज्य लिखी गई थी 1909 में लिखी गई, और ये मूल रूप से लिखी गई थी, बाद में तो अनुवाद हो गया गुजराती में। मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती में लिखी गई थी दाना। और ये पुस्तक जहाज में रह करके लिखी। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना जहाज की यात्रा के दौरान की है? वह है उसका हिंद स्वराज्य। तो 1909 में लिखी है गुजरात में। इंग्लैंड से जहाज के थ्रू वो दक्षिणी अफ्रीका जा रहे थे, कि इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। तो इंग्लैंड से जब दक्षिणी अफ्रीका गए हो, इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका जहाज में इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका के दौरान जब जा रहे थे, तब इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका में जब जा रहे तब उन्होंने हिंदी पुस्तक लिखी। किसी भी भारतीय नागरिक को जो है ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए पूरी लाइफ में। ऐसा नहीं अभी पढ़ो आप, जब भी टाइम मिले आपको इस दुनिया से अलविदा होने से पहले इस किताब को, हिंद स्वराज्य को जरूर पढ़ना चाहिए। चाहे आप गांधी जी को लाइक करो, चाहे उसका विरोध करो, लेकिन ये किताब जरूर पढ़ना। इसमें गांधी जी नहीं है, इसमें जीवन की सच्चाई है, जीवन की रियलिटी है। इसको पढ़ने के बाद में आपको मालूम चलेगा कि गांधी जी ने जो बात जहाज में रहते हुए कही थी, आज वो सारी बातें सच्चे हो रही है, यानी कि आज से 100-150 साल पहले। तो इसलिए ध्यान रखना, ये किताब कभी टाइम मिले जरूर पढ़ना। हिंद स्वराज्य उसकी पहली पुस्तक है, जो मूल रूप से गुजराती में लिखी गई, 1909 में लिखी गई, जहाज में लिखी गई, और इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका जा रहे थे तब लिखी गई। फिर दूसरी पुस्तक जो उसकी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। दूसरी मतलब इसके बाद में जो है क्रम में जो है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यह किताब उन्होंने लिखी थी, यानी पब्लिश हुई वो डेट है, ध्यान रखना है, 1927 में ये किताब लिखी। और ये पुस्तक जो है ये भी गुजराती में, मूल रूप से किस में? गुजराती में। तो ध्यान रखना, गुजराती में ही पुस्तक है ये भी, और ये लिखी गई 1927 में गुजराती में, ये भी गुजराती में है। तो ये 1927 में लिखी गई। और फिर एक पुस्तक जो फेमस है उसकी, वह है मेरे सपनों का भारत, इंडिया दैट माई ड्रीम्स, इंडिया माई ड्रीम्स, या इंडिया दैट माई ड्रीम्स, इंडिया माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत, माई ड्रीम। ये लिखी है उन्होंने 1947 में, और यह किताब है अंग्रेजी में, अंग्रेजी में। तो ध्यान रखना, ये 3 पुस्तकें उसकी बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि ये कब लिखी गई है, इनका क्रम भी पूछ सकता है, पहले ये है, पहले ये, इनका कोई डेट नहीं है, क्योंकि गांधी जी के जो है वो व्यक्तिगत उन्होंने अपनी विचार लिखे थे, इसलिए ये पुस्तक नहीं है, ये उनके जो है वो पुस्तक है। तो हिंद स्वराज्य जो गुजराती में लिखी गई, ये गुजराती में, ये अंग्रेजी में, ये 1909, 1927, 1947 इनको। और इसका मोस्ट कर लेना कि ये पुस्तक जो है उन्हें कौन सी पुस्तक गांधी जी के विचारों का दर्पण कहा जाता है, हिंद स्वराज्य को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आगे देख रहे हैं, तो यही चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये वाली जो मैंने बोला आपको, गांधी जी की पुस्तकें, ये वाली तीनों पुस्तकें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और ये वाली ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कौन सी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है ये मैंने बता दिया। फिर उसके बाद में देख रहे हैं गांधी जी के समाचार पत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है गांधी जी के समाचार पत्र। अब देखना यहाँ पर, यहाँ से आपको थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। अब मैं उनका नाम बता देता हूँ, यहाँ आपके पास लिखा हुआ मिल जाएगा, वापस जो है टाइम की बचत हो जाएगी। सिर्फ सुन लीजिए। पहली बात कि गांधी जी ने बहुत सारे समाचार लिखे, समाचार पत्र तो बहुत सारे लिखे, इसलिए उसको मैन ऑफ द लेटर कहा जाता। लेकिन उसके 4 समाचार पत्र बहुत फेमस है, जिनमें एक है इंडियन ओपिनियन, एक है यंग इंडिया, एक है नवजीवन, और एक है हरिजन। ये 4 समाचार पत्र दी बेस्ट है, और इसी क्रम से लिखे गए जैसे मैंने बोला। अभी मैं बता देता हूं। तो अब देखिए, उनका पहला समाचार पत्र जो था महात्मा गांधी का, वो था द इंडियन ओपिनियन। और ये जो समाचार पत्र लिखा गया था इंडियन ओपिनियन, ये लिखा गया था कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका में। और दक्षिणी अफ्रीका से ही प्रकाशित हुआ था। और कहाँ से हुआ था? जोहान्सबर्ग से। तो दक्षिणी अफ्रीका में जो है पहला समाचार पत्र गांधी जी का जो है वो इंडियन ओपिनियन है। और ये जो है उन्होंने मदन जीत के कहने पर लिखा था। मदन जीत वहाँ के एक व्यापारी, यानी कि इस किताब के पब्लिशर
जो पब्लिशर्स हुआ करते हैं वो थे, उनके मालिक थे उस संस्था के। उन्होंने कहा, फिर गांधी जी ने पुस्तक लिखी, कौन सी समाचार पत्र लिखा, इंडियन ओपिनियन। और इससे इंडियन ओपिनियन के संपादक जो थे वो थे मनसुख लाल थे। ये पूछा गया एग्जाम में और डीपली तरीके से पूछा गया कि गांधी जी के इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे, मनसुख लाल। और ये दक्षिणी अफ्रीका से पब्लिश हुआ और प्लस इस कौन सी भाषा में, तो ये 4 भाषाओं में निकलता था उसी समय शुरू में ही, गुजराती में, हिंदी में, अंग्रेजी में और तमिल में। तो ये एकमात्र समाचार पत्र था गांधी जी का जो शुरू में ही 4 भाषाओं में निकला। एकमात्र गांधी जी का समाचार पत्र जो दक्षिणी अफ्रीका से पब्लिश हुआ, इंडियन ओपिनियन। एकमात्र समाचार पत्र जो 4 भाषाओं में पब्लिश हो रहा था, इंडियन ओपिनियन। एकमात्र समाचार पत्र जो जोहान्सबर्ग या दक्षिणी अफ्रीका से निकला वो था इंडियन ओपिनियन। गांधी जी का प्रथम समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन और इसका संपादक कौन था, मनसुख लाल था। फिर दूसरा जो समाचार पत्र है वो है यंग इंडिया। और गांधी जी का जो यंग इंडिया है ये निकला था 1919 में। पहले वाला निकला है 1904 में, 1903-4 में। मान लो 1903 1904 दोनों लिखी हुई डेट, तो आपको 4 माननी है। दूसरा समाचार पत्र 1919 में पब्लिश हुआ और ये पब्लिश भारत से ही हुआ। तो भारत में पब्लिश होने वाला गांधी जी का ये पहला था। ऐसे अगर पूछे कि गांधी जी का प्रथम समाचार पत्र, तब तो आंसर रहेगा इंडियन ओपिनियन। दक्षिणी अफ्रीका में वो है, लेकिन भारत में गांधी जी का प्रथम समाचार पत्र, तब आंसर रहेगा आपका यंग इंडिया। ये निकला 1919 में और ये था अंग्रेजी में और साप्ताहिक था। ये पहले वाला दैनिक था, डेली निकलता था, ये जो है साप्ताहिक था, यानी 7 दिन में एक बार निकलता था। तो यंग इंडिया जो है अंग्रेजी में था, 1919 में था, साप्ताहिक था। और इसके संपादक कौन थे, माखन लाल चतुर्वेदी। मोस्ट करना इसको भी, जो अभी मिल जाएगा लिखा हुआ आपको। तो माखन लाल चतुर्वेदी जो है वो यंग इंडिया के क्या थे, संपादक थे। तो ध्यान रखना, यंग इंडिया 1919 में निकला, अंग्रेजी में निकला, साप्ताहिक था और माखन लाल चतुर्वेदी जो है वो कौन क्या थे, इसके संपादक थे और भारत से पब्लिश हुआ था। ये गांधी जी का भारत में पहला प्रकाशित समाचार पत्र था। फिर तीसरा समाचार पत्र वो था नवजीवन। ये हिंदी और गुजराती दोनों में जो है वो पब्लिश होता था। तो नवजीवन निकला 1921 में। वैसे तो 1919 पर काम करना शुरू हो गया था इसके ऊपर, लेकिन 1921 में पहली बार पब्लिश हुआ। तो नवजीवन जो है ये हिंदी और गुजराती दोनों में है और 1921 में। ये गांधी जी का एकमात्र पहला समाचार पत्र है जिसका संपादक उन्होंने स्वयं किया। तो ध्यान रखना, ऐसे भी एग्जाम में पूछा गया कि गांधी जी का ऐसा समाचार पत्र या गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादकत्व किया। तो गांधी जी द्वारा संपादित प्रथम समाचार पत्र नवजीवनी था 1921 में, हिंदी और गुजराती में, और प्लस ये गांधी जी के द्वारा संपादित प्रथम समाचार पत्र था। और फिर चौथा महत्वपूर्ण वो था हरिजन। उसी को हरिजन सेवक भी बोल देते, हरिजन और हरिजन सेवक। ये निकला 1932 में। वैसे तो 33 है राइट डेट, लेकिन 32 में उसका प्रिंट हुआ और 33 में पब्लिश हुआ। तो कहीं 32 डेट लिखी हुई है, कहीं 33 लिखी हुई है। तो 1933 में लिखा हरिजन नामक समाचार पत्र। ये अंग्रेजी में था और प्लस इसके संपादक जो थे वो थे प्यारे लाल। तो ध्यान रखना, चारों समाचार पत्र अपने आप में दी बेस्ट है या दी मोस्ट है। क्यों, आपसे पूछ लेगा, ये समाचारों का क्रम भी पूछ सकता है कि इनका नाम दे देगा, पूछेगा कि इन्हें क्रम बताइए, पहले कहाँ, पहले दक्षिणी अफ्रीका से पब्लिश होने वाला समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, भारत से पब्लिश होने वाला प्रथम समाचार पत्र यंग इंडिया, पहला समाचार पत्र जिसने स्वयं गांधी जी ने संपादक किया वो कौन था, नवजीवन। ठीक है, फिर कौन सा अंग्रेजी में, कौन सा गुजराती में, सबसे अधिक भाषाओं में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र वो था इंडियन ओपिनियन, दक्षिणी अफ्रीका से। तो ध्यान रखना। और संपादक इंडियन ओपिनियन का संपादक किसने किया, मनसुख लाल ने। यंग इंडिया का संपादक किसने किया, माखन लाल चतुर्वेदी ने। और नवजीवन का संपादन किसने किया, स्वयं गांधी जी ने। और हरिजन का संपादक किसने किया, वो था प्यारेलाल ने। तो ये चारों पांचों लाइन जो है आपको यहाँ मिल रही है मोस्ट के रूप में, और चारों अपने आप में मोस्ट है। ध्यान रखना, चारों समाचार पत्र बहुत अच्छे से ध्यान के देख के जाना। बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब वो महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मैंने बता दिया इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो है ये गांधी जी का प्रथम समाचार पत्र था। 1904 में पब्लिश हुआ, यानी कि वैसे 3-4 दोनों हैं, लेकिन 1904 में पब्लिश हो गया। इसका संपादक मनसुख लाल ने किया था और भाषा जो थी गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल, 4 भाषाओं में पब्लिश हो रहा था ये। तो इसलिए ध्यान रखना, सबसे अधिक भाषाओं में शुरू में पब्लिश होने वाला उस समय यही था, कौन सा, इंडियन ओपिनियन जो है।
दक्षिणी अफ्रीका से पब्लिश हुआ था। और ये पब्लिश किसके कहने पर हुआ था? मदन जीत के कहने पर। तो गांधी जी ने ये मदन जीत के कहने पर किया था। मदन जीत के कहने पर उन्होंने ये समाचार पत्र लिखा था। मदन जीत एक पब्लिशर्स थे वहां पर, तो उन्होंने कहा, तब उन्होंने लिखा। तो ये चारों पांचों लाइन आपको ध्यान रखना। दूसरा, यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है दक्षिणी अफ्रीका, और दक्षिणी अफ्रीका में ध्यान, ये कहां से होता था? जोहान्सबर्ग से। जोहान्सबर्ग, वहां से पब्लिश होता था। यंग इंडिया ये गांधी जी का भारत में पब्लिश होने वाला, ये तो गांधी जी का पहला है, लेकिन भारत में पूछे आपसे कि भारत में गांधी जी का प्रथम है, तब शब्द को जरूर पढ़ लेना। तो ये है पहला। 1919 में इसका संपादक जो किया था वो किया था माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। तो ध्यान रखना, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा इनका संपादक है। ये भाषा इनकी अंग्रेजी है और ये साप्ताहिक हुआ करता था, ये दैनिक हुआ करता था, डेली निकला करता था। ये है साप्ताहिक समाचार पत्र। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे के दो देख लीजिए। ये आ गया नवजीवन। तो नवजीवन जो है 1921 में पब्लिश हुआ, संपादक स्वयं गांधी जी ने किया। तो गांधी जी द्वारा संपादित प्रथम समाचार पत्र नवजीवनी था। भाषा गुजराती भी थी और हिंदी, दोनों भाषाओं में शुरू में हुआ। ये भी साप्ताहिक हुआ करता था, ठीक है। और फिर आ गया हरिजन ओब्लिक हरिजन सेवक। दोनों का मतलब एक ही है, पहले नाम हरिजन था, फिर बाद में हरिजनों की जो सेवा में हो गए तो उसी का नाम हरिजन सेवक हो गया। इसी में गांधी जी ने हरिजनों से रिलेटेड लेख लिखे, इसलिए उसका नाम पड़ गया हरिजन जो है। तो नाम भी इसका हरिजन ही था। 1933 में पब्लिश हुआ ये। संपादक जो है इसके कौन थे? प्यारेलाल थे। और भाषा कौन सी थी इसकी? अंग्रेजी। तो ध्यान रखना, 33 में संपादक प्यारेलाल। तो हर इसमें सिर्फ एक ही ऐसा है समाचार पत्र नवजीवन जिसका संपादक गांधी जी ने किया, बाकी तीनों का संपादन अलग अलग व्यक्ति ने किया पहली बार। हालांकि बाद में तो गांधी जी करने लग गए, लेकिन प्रथम संपादक, ये जो नाम हो रहे हैं सब प्रथम संपादक के। तो ये हो गया जो है वो गांधी जी के समाचार पत्रों का एक जगह जो है वो कलेक्शन। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अब अपन कुछ सामान्य बातें चलते हैं। अब देखिए गांधी जी के संबंध में कुछ सामान्य बातें। अब सामान्य बातें यह है कि उसने पहला भाषण कहाँ दिया, सामान्य बात है कि गांधी जी भारत कब आए, सामान्य बात है कि उसने पहले किस अधिवेशन में भाग लिया, सामान्य बात है कि उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, सामान्य बात है कि उनके आध्यात्मिक गुरु कौन से थे। ये वाले अपन उसको देख रहे हैं। तो यानी कि गांधी जी के द्वारा जो है, अब बात करते हैं अपन यहाँ से कुछ बातें जो है कि गांधी जी प्रथम बार भारत कब आए। तो 9 जनवरी जो है, 9 जनवरी 1915 को जो है वो गांधी जी कहां से आए? दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए। दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए। तो कई बार तो क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि गांधी जी भारत कहां से आए थे, तो लोगों ने इंग्लैंड कर दिया था। दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए। और कौन से बंदरगाह पर उतरे थे? अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। अपोलो बंदरगाह। तो गांधी जी जब दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे तब 9 जनवरी 1915 को जो है वो भारत आए, और इसलिए 9 जनवरी का दिन जो है वो भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी वहां दक्षिणी अफ्रीका से परमानेंटली आए। ऐसा नहीं कि उससे पहले कभी आए नहीं, पहले आए चले गए ऐसा, लेकिन परमानेंटली उसके बाद में ऐसा नहीं फिर गए नहीं कभी, फिर भी गए हैं बीच बीच में, लेकिन मुख्य रूप से फिर उसका कार्य क्षेत्र कहाँ हो गया? भारत हो गया। तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए और अपोलो नामक बंदरगाह पर उतरे। फिर आते ही जो है उन्होंने क्या किया कि अपना जो राजनीतिक गुरु जो है, उनका राजनीतिक गुरु वो कौन था? राजनीतिक गुरु वो था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। तो जब उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया तब उन्होंने अपना गुरु बनाया, इनके कहने पर आए थे, इसलिए इनको राजनीतिक गुरु कहा जाता है। उनका आध्यात्मिक गुरु नारायण गुरु थे। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु जो है वो कौन थे? नारायण गुरु। नारायण गुरु केरल में थे। तो नारायण गुरु जो है ये उनके आध्यात्मिक गुरु थे। गांधी जी ने अपना पहला भाषण जो है वो कहां दिया? बनारस में। तो गांधी जी के द्वारा अपना प्रथम भाषण कहां पे दिया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम में। ये दिया था बनारस वाराणसी में दिया था। तो प्रथम भाषण जो है गांधी जी ने प्रथम भाषण 1916 में जो है, भारत की बात कर रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका में तो बहुत बार दिया, भारत में प्रथम भाषण 1916 में दिया और बनारस वाराणसी में दिया। बनारस और वाराणसी दोनों एक ही है। और जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में, तब उसका जो उद्घाटन भाषण था, इस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था,
वहां पर गांधी जी के द्वारा जो है एक भाषण दिया गया था। वो है गांधी जी का प्रथम भाषण बनारस वाराणसी में 1916 में। अब देखिए दो महत्वपूर्ण बातें और दोनों लोगों को कंफ्यूजन करने वाली है। ये देखिए आप कि कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1901 और एक है लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1916। अब देखिए दोनों का जो है इसकी जो अध्यक्षता, अभी देखते हैं, कोई नहीं, दो ऐसे अधिवेशन है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है और बहुत सारे लोग गलत भी कर देते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता हूं, क्वेश्चन वो ये पूछता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया। अब ध्यान रखना दोनों ही अधिवेशन है। अब यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना, यहां पर क्लियर कट ध्यान से सुनिएगा बात को। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि दक्षिणी अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, तब आंसर रहेगा आपका ये कलकत्ता अधिवेशन। फिर देखिए दूसरी तरह से, भारत आने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, तब आएगा लखनऊ अधिवेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों क्लियर है, दोनों ही किताबों में लिखे हुए, लेकिन कोई लोग प्रथम इसको मानते हैं, कोई लोग इसको मानते हैं। अब देखिए तीसरी बातें बता रहा हूं मैं आपको। पहली बात तो मैंने यह बताया आपको कि गांधी जी का ऐसा कौन सा प्रथम अधिवेशन था, या दक्षिणी अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने कांग्रेस के किस प्रथम अधिवेशन में भाग लिया, या गांधी जी ने किस प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, या गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया पहली बार, तो दक्षिणी अफ्रीका रहते हुए, तब आएगा कलकत्ता अधिवेशन 1901। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दिनेश वाचा ने की थी। अध्यक्षता की थी दिनेश वाचा। अध्यक्ष इसके कौन थे, दिनेश वाचा। ये वही दिनेश वाचा है जो कांग्रेस के क्या बने थे, 1907 में जो है सचिव बने थे। और लखनऊ अधिवेशन इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। इसी में लखनऊ पैक्ट जिसको बोलते हैं वो यही था। तो लखनऊ अधिवेशन भारत में आने के बाद में गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया पहली बार, तब आएगा लखनऊ अधिवेशन। अब दोनों बातें मैंने बता दिया। दक्षिणी अफ्रीका में रहते हुए पहला अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1901, भारत आने के बाद में पहला अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन। लेकिन भाषा को पढ़ना, वो ये लिखे ही नहीं, मान लो आपको कि दक्षिणी अफ्रीका में रहते हुए या भारत आने के बाद, ऐसा कुछ नहीं पूछे और सीधा पूछ ले आपसे वो कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया, तब क्या रहेगा आंसर, ये बताइए आप। वो बात तो भूल जाइए कि वो ऐसे पूछे ही नहीं आपसे कि दक्षिणी अफ्रीका में रहते हुए या भारत आने के बाद, ऐसा पूछे ही नहीं। और सीधा सीधा पूछ ले आपसे कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया, तब आंसर आपका क्या रहेगा, ये वाला। ये नहीं रहेगा, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग इसको मानते नहीं। वो चाहे कहीं भी रहो, जब पूछ आपसे इतना ही रहा वो नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है कि गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया, तब आंसर रहेगा ये। वो ये नहीं पूछ रहा कि दक्षिणी अफ्रीका में रहते हुए या भारत आने के बाद में। तो ये ध्यान रखना। इस तरह से जो है, अगर ये पूछ ले कि गांधी जी का प्रथम कांग्रेस अधिवेशन जिसमें उसने भाग लिया, तब रहेगा कलकत्ता अधिवेशन। और सीधा कि भारत 1915 के बाद में गांधी जी ने, या भारतीय राजनीति में पदार्पण करने के बाद में गांधी जी ने किस अधिवेशन में भाग लिया, तब आएगा ये। तो ध्यान रखना, लैंग्वेज जरूर पढ़ लेना क्वेश्चन का। आप क्वेश्चनों को आते ही तुरंत कर देते हो। तो दक्षिणी अफ्रीका रहते हुए पहला ये, भारत आने के बाद पहला ये, भारतीय राजनीति में पदार्पण करने के बाद में पहला ये। और ऐसे कुछ नहीं पूछे कि गांधी जी ने पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, तब सीधा आएगा ये वाला। ठीक है, तो इस दोनों का लैंग्वेज जरूर पढ़ लेना आप लोग। तो यही चीज जो है मैंने बताई आपको। और गांधी जी को जो है वो ध्यान रखना एक बात कि टाइम पत्रिका, अमेरिका की जो टाइम पत्रिका है, उस पत्रिका में जो है पर्सन ऑफ द ईयर है। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर गांधी जी को जो है 1930 में बनाया गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गांधी जी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी रहे हुए हैं। तो ये चीज जो मैंने बोली अभी आपको, ये देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। और गांधी जी का पहला जो है पहला और एकमात्र ऐसा अधिवेशन कांग्रेस का जिसने गांधी जी की अध्यक्षता की, वो था बेलगांव अधिवेशन 1924 में। तो गांधी जी का एकमात्र या पहला, कुछ भी कह सकते हैं, सिर्फ एक ही अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन। तो ये देखिए आप, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए
दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब आई? 9 जनवरी 1915 को भारत आए। तो ध्यान रखना। और कहां पर उतरे थे? अपोलो नामक बंदरगाह पर उतरे थे। फिर देखिए आगे, दक्षिणी अफ्रीका में रहते हुए पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। तो दक्षिणी अफ्रीका में रहते हुए कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो आएगा 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। भारत आने के पश्चात पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। और फिर आपसे पूछे गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह तब आएगा दक्षिणी अफ्रीका में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह तब आएगा चंपारण सत्याग्रह। तो यहां पर भी लैंग्वेज को पढ़ना आपको। अगर भारत का गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां किया? तब तो आएगा जोहान्सबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका में। और गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह तब आएगा चंपारण सत्याग्रह। तो इसलिए ध्यान रखना, यह भी महत्वपूर्ण बात है। 2-3 लाइन और है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु नारायण गुरु। गांधी जी का प्रथम भाषण 1916 में बनारस में। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह सविनय अवज्ञा, वो था जोहान्सबर्ग। तो गांधी जी का पूरे कैरियर में गांधी जी का पहला सत्याग्रह जोहान्सबर्ग में था, यानी ये दक्षिणी अफ्रीका में था, जो 1906 में उन्होंने किया था रंगभेद के खिलाफ। पढ़ेंगे अपन, जब दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी को पढ़ेंगे तब देखेंगे। दूसरा, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, यह आ गया 1917 का चंपारण सत्याग्रह। अब ध्यान रखना यहां पर फिर वही लैंग्वेज आ गई। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, तो फिर आप अगर ऑप्शन में ये रहे तो इसको मानना है, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह ही है। और अगर कुछ नहीं पूछे और दोनों में से एक रहे तो अपने आप ही उसको करना फिर आपको, ठीक है। लेकिन अगर भारत में पहला पूछे तो फिर चंपारण ही आएगा, और ऐसे पहला पूछे और ये रहे ऑप्शन में तो फिर इसको मानना होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। और मैंने बताया टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, तो गांधी जी जो है टाइम पत्रिका के जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी रहे, 1930 में रहे। तो ये हो गया गांधी जी के संबंध में सामान्य जानकारी। हर लाइन अपने आप में महत्वपूर्ण है, सबको मैंने एक जगह कलेक्ट किया। ये बातें सारी आगे आती जाएगी टाइम पर। कौन सी उपाधि कब किसने दी, किस पत्रिका को कहाँ किया, किसने क्या कहा, कौन से में भाग लिया, चंपारण सत्याग्रह, दक्षिणी अफ्रीका, सब आते जाएंगे टाइम पे। अभी मैंने शुरुआती दौर में जो है पहले एक जगह कर दिया ताकि आपका एक सामान्य खाका बन जाए। गांधी जी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे अपन, बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको मजा भी आएगा और आपके एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन है वो पक्के भी हो जाएंगे। तो ये था गांधी जी का सामान्य परिचय ब्रीफ में। अब डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं हम गांधी जी को। तो गांधी जी ने जो है दक्षिणी अफ्रीका में क्या क्या किया, दक्षिणी अफ्रीका में क्या क्या काम किया, क्या क्या उपाधियां मिली उनको, वहां पर कौन कौन से काम किया वो देखेंगे। फिर गांधी जी का भारत में आगमन हुआ, प्रारंभिक चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद सत्याग्रह, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे अपने मैप के थ्रू। फिर असहयोग आंदोलन, फिर सवैज्ञा आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद में अन्य कुछ बातें। तो अब अपन जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं किसके बारे में? गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया, इसके बारे में अपन देख रहे हैं।